नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल में जंग के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। 12 दिन की जंग के दौरान इजरायल और ईरान दोनों के ही टॉप लीडर्स बंकरों में छिप गए थे और जंग खत्म होने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू तो बाहर आ गए थे, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई बाहर नहीं आए। और अब जब नेतन्याहू अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, तो इधर खामेनेई भी बंकर से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद कयास है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। तो क्या मुहर्रम बीतते ही ईरान करेगा हमला? आखिर क्यों अचानक खामेनेई सार्वजनिक रूप से आए सामने? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में सीजफायर पर बातचीत के लिए इजरायल भेजेगा प्रतिनिधि। आज कतर में होगी वार्ता। नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी टक्कर देंगे टेस्ला चीफ एलन मस्क। नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। कहा देश को 2 पार्टी सिस्टम से मिलेगी आजादी। यूक्रेन में युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। उधर यूक्रेन ने फिर किया रूस के एयरबेस पर हमला। और चलते चलते में देखेंगे धरती के घूमने की रफ्तार में हुआ बदलाव। 1 महीने में दुनिया देखेगी 24 घंटे से कम का दिन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार 11 सदस्य देश करेंगे बैठक। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने बैठक से बनाई दूरी। हाफिज सईद और अजहर मसूद को भारत को सौंपने को पाकिस्तान तैयार। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कानूनी कार्रवाई में सहयोग की रखी शर्त। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने के लगाए हैं आरोप। भारत में रॉयटर्स न्यूज एजेंसी का एक्स अकाउंट ब्लॉक। वजह साफ नहीं। अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं हुआ जारी। लड़कियों को बच्चे पैदा करने पर रूस दे रहा 1 लाख रुपए। जंग में बड़ी सेना बनाना मकसद। घटती जनसंख्या और बूढ़ी आबादी से जूझ रहा देश। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई 12 जून के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि वीडियो को तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में फिल्माया गया था। इस मस्जिद का नाम इस्लामी गणराज्य के संस्थापक और पूर्व सुप्रीम लीडर खुमैनी के नाम पर रखा गया है। खामेनेई ने इस दौरान कोई सियासी बयानबाजी तो नहीं की, लेकिन उनका सार्वजनिक रूप से सामने आना ही बहुत बड़े संकेत दे रहा है, क्योंकि यह पहले से ही माना जा रहा है कि इजरायल के साथ ईरान का सीजफायर ज्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रहेगा। यह सीजफायर अमेरिका के दबाव में इसलिए हुआ क्योंकि इजरायल को संभलने का मौका मिल सके। इजरायल की तरफ से लगातार इस बात की धमकी भी दी जा रही थी कि खामेनेई उसके निशाने पर हैं, लेकिन खामेनेई का सामने आना बता रहा है कि वो इजरायल की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो तेहरान की खुमैनी मस्जिद का है और खामेनेई के सामने आने के बाद से इजरायल में चिंता भी दिखाई दे रही है। इसके बाद खबर यह भी सामने आ रही है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में नेतन्याहू की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि इस दौरान गजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को नेतन्याहू मंजूरी दे सकते हैं। ट्रंप की तरफ से 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव हमास और इजरायल के सामने रखा गया है, लेकिन जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि गजा पर बातचीत के बहाने नेतन्याहू ट्रंप से ईरान पर हमला करने की इजाजत मांग सकते हैं। यानी ईरान के खिलाफ उसी तरह से हमला किया जाएगा जैसे 13 जून को अचानक ही इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, क्योंकि ईरान उस समय अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की तैयारी कर रहा था। 15 जून को ओमान में यह बात होनी थी, इसलिए ईरान उस समय जंग के लिए अलर्ट नहीं था। और इस बार भी गजा से युद्ध विराम की आड़ में ईरान पर फिर हमला हो सकता है। इस बार इजरायल की तरफ से यमन से हुतियों की तरफ से किए जा रहे हमलों को लेकर बहाना पहले से ही तैयार किया जा रहा है। वो लगातार दावा कर रहा है कि ईरान के समर्थक हुती लगातार इजरायल पर मिसाइल हमले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुतियों की तरफ से इस तरह के दावे नहीं किए गए, जबकि इससे पहले जब भी हुतियों की तरफ से हमला होता था तो वो इस हमले की जिम्मेदारी भी लेते थे। यानी इजरायल जंग के लिए पहले से ही बहाने तैयार कर रहा है। वैसे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से संबंध तोड़ने के बाद यह माना जा रहा है कि ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा
और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका और इजरायल जंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसी के चलते अमेरिका से इजरायल लगातार हथियार पहुंच रहे हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इजरायल के हमले से पहले ही ईरान उस पर पलटवार कर सकता है और वह इजरायल के हमला करने से पहले ही हमला कर सकता है। ऐसे में अगले 2 दिनों में पश्चिम एशिया में बहुत कुछ होने की आशंका जताई जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा में युद्ध विराम की। तो इजरायल और हमास के बीच 60 दिन के युद्ध विराम की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। हमास ने ऐलान किया कि उसने दूसरे फलस्तीनी गुटों के साथ बातचीत पूरी कर ली है और गजा युद्ध को रोकने के मकसद से पेश किए गए नए युद्ध विराम के ढांचे पर मध्यस्थों को एक संयुक्त प्रतिक्रिया दी है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के चैनल 12 ने एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि इजरायल ने संभावित गजा बंधक और युद्ध विराम समझौते पर बातचीत के लिए कतर में एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। हालांकि नेतन्याहू के ऑफिस ने यह साफ किया है कि वो हमास द्वारा प्रस्ताव में किए गए बदलाव को नहीं मान रहा है, लेकिन चर्चा के लिए एक प्रतिनिधि मंडल दोहा जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि गजा युद्ध विराम पर एक बार फिर बातचीत शुरू होने जा रही है, लेकिन इजरायल की तरफ से गजा पर हमले लगातार जारी हैं। हमास की ओर से जारी बयान में बताया गया कि फलस्तीन से जुड़े सभी फैक्शंस के साथ बातचीत के बाद हमास ने इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमास ने जोर देकर कहा कि यह संयुक्त कोशिश जिम्मेदार फलस्तीनी नेतृत्व को दिखाती है। बता दें कि हमास की तरफ से यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 60 दिन के युद्ध विराम के लिए अंतिम प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद आई है, जो कि कथित तौर पर विटकॉफ योजना पर आधारित एक पहल है। इसको अमेरिकी प्रशासन ने कतर, मिस्र के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन इजरायल के तेवर बता रहे हैं कि वो हमास की शर्तें मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये युद्ध विराम हो पाएगा। वहीं हमास वार्ता शुरू होने के पहले दिन से कहता आया है कि गजा से इजरायली बलों की वापसी और गजा से विस्थापित हुए लोगों की वापसी युद्ध विराम के लिए जरूरी है। हमास ने हमेशा से एक स्थायी युद्ध विराम की मांग की है, लेकिन इजरायल हर बार आखिरी समय में अपनी नई शर्त से शांति वार्ता को पेचीदा बना रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका की राजनीति में बड़ा तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहले से ही अमेरिकी जनता ने मोर्चा खोल रखा है। इस बीच अब उनके पूर्व सहयोगी और टेस्ला के चीफ एलन मस्क उनकी मुश्किलें और बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ट्रंप और मस्क के बीच तनाव अब मैदाने जंग में बदलता दिखाई दे रहा है। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ सीधे मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया है, जिसकी घोषणा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट के जरिए की। मस्क ने लिखा, आज अमेरिका पार्टी का गठन किया जा रहा है ताकि आपको आपकी आजादी वापस मिल सके। आप में 66% लोग एक नई राजनीतिक पार्टी चाहते हैं और अब यह आपको मिलेगी। जब बात अमेरिका को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार की आती है तो अमेरिका में दोनों पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, एक ही जैसी हैं। अब देश को 2 पार्टी सिस्टम से आजादी मिलेगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर दोनों दिग्गजों में बहस छिड़ गई थी और यह बहस इतनी आगे बढ़ गई कि मस्क ने ट्रंप का साथ भी छोड़ दिया। यहां तक कि ट्रंप का यह बिल फिजूल खर्ची है, ऐसा मस्क ने कहा। उन्होंने इसे पागलपन करार दिया, लेकिन ट्रंप इसे लागू करने पर अड़े हुए थे। उन्होंने इस बिल को ऐतिहासिक बताया। खैर, तमाम विरोध के बावजूद मस्क ट्रंप के इस बिल को नहीं रोक पाए। हालांकि ट्रंप के लिए इस बिल को पास करवाना इतना आसान भी नहीं था। खुद उनकी ही पार्टी के कई सांसदों ने ट्रंप के इस बिल का विरोध किया। सीनेट में तो यह बिल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के वोट डालने के बाद महज 1 वोट के ही अंतर से पास हो पाया। वहीं निचले सदन में भी आलम ऐसा ही रहा। सिर्फ 4 वोटों के अंतर से यह बिल पास हुआ है। वो अलग बात है कि ट्रंप इसे अपनी एक बड़ी राजनीतिक जीत बता रहे हैं। अमेरिका के 249वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बिल पर राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के साथ यह कानून में बदल गया। लेकिन ट्रंप की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। मस्क ने चेतावनी दी थी कि अगर यह बिल संसद से पास हो गया तो वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना लेंगे, और अब उन्होंने ऐसा ही किया है। लेकिन मस्क की चेतावनी यही खत्म नहीं होती। उन्होंने डेमोक्रेट्स और खास तौर पर रिपब्लिकन सांसदों को भी चेतावनी दी थी कि जो कोई भी इस बिल का समर्थन करेगा, अगले चुनाव में उसकी हार तय है। इन हालात में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मस्क के समर्थन में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के वो सांसद भी आएंगे जिन्होंने इस बिल का सदन में विरोध किया था।
क्योंकि उनके रुख को देखते हुए पहले से ही ट्रंप की पार्टी में बगावत की आशंका जताई जा रही थी। तो क्या मस्क के इस कदम से ट्रंप की पार्टी में शुरू होगी बगावत? क्या रिपब्लिकन के सांसद अमेरिका पार्टी में शामिल हो जाएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अब अगली खबर में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अमेरिका की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये जंग फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही। उल्टे रूस की तरफ से अमेरिका को आंख दिखाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो जल्दी ही रूस के अपने समकक्ष से बात करेंगे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और रूस के बीच कोई बातचीत नहीं होगी और रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले भी नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप भी भड़क गए। उन्होंने पुतिन की कड़ी निंदा की। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन में हालात बहुत खराब हैं। पुतिन यूक्रेन में युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते, वो लोगों को मारना जारी रखना चाहते हैं। यह अच्छा नहीं है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की पुतिन से फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन यह सफल नहीं रही। पुतिन ने साफ कर दिया कि दोनों देशों में युद्ध विराम होगा तो रूस की ही शर्तों पर होगा। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की मांग छोड़नी होगी और जिन क्षेत्रों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है उन्हें भी छोड़ना होगा। पुतिन अपने रुख पर कायम है, जिस पर ट्रंप ने निराशा जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि इस बातचीत से मुझे कोई खुशी नहीं हुई और साथ ही रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। हालांकि रूस पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल ये जंग और तेज होती जा रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले के जवाब में यूक्रेन की तरफ से बैक टू बैक हमले किए जा रहे हैं और अब एक बार फिर यूक्रेन ने रूस के एक प्रमुख एयरबेस पर हमला करने का दावा किया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि हमारी सेना ने रूस के वोरोनेज क्षेत्र में स्थित बोरिसोग्लेब्स्क एयरबेस पर हमला किया। ये एयरबेस रूस के Su-34, Su-35S और Su-30SM जैसे प्रमुख लड़ाकू विमानों का प्रमुख अड्डा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के एयरबेसों को निशाना बनाया था, जिसमें 40 से ज्यादा विमानों को नष्ट करने का दावा किया गया। और अब एक बार फिर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका ने यूक्रेन को दिए सारे हथियार वापस मंगा लिए हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे इतिहास के सबसे छोटे दिन के बारे में। तो जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा दिन जब समय थोड़ा सा तेज चलने लगे, आपकी घड़ी की सुइयां जल्दी जल्दी भाग रही हो, आपको कैसा लगेगा? इस जुलाई या अगस्त में हमारी पृथ्वी कुछ ऐसा ही कर सकती है। जी हां, वैज्ञानिकों का कहना है कि 9 जुलाई, 22 जुलाई या 5 अगस्त को इतिहास का सबसे छोटा दिन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिन छोटा कैसे? तो समझिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ा तेज घूम रही है। इसकी वजह से 24 घंटे का दिन कुछ मिलीसेकंड छोटा हो सकता है। यह बदलाव इतना छोटा है कि हम और आप इसे महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन सैटेलाइट सिस्टम्स, जीपीएस और टाइम ट्रैकिंग के लिए यह बड़ा विषय है। लंदन के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ग्राहम जोन्स बताते हैं कि 2020 से पृथ्वी की रफ्तार कुछ बढ़ गई है। उस साल कई दिन 24 घंटे से थोड़े कम के रहे हैं। 2021 में एक दिन 1.47 मिलीसेकंड छोटा था, 2022 में 1.59 मिलीसेकंड और 5 जुलाई 2024 को 1.66 मिलीसेकंड कम। अब वैज्ञानिकों को लगता है कि इस बार 1.30, 1.38 या 1.51 मिलीसेकंड छोटा दिन हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो भूकंप, समुद्र की धाराएं, पिघलते ग्लेशियर और पृथ्वी के पिघले कोर में बदलाव इसके पीछे की मुख्य वजह मानी जा रही है। अल नीनो जैसे मौसम पैटर्न भी पृथ्वी को तेज या धीमा कर सकते हैं। अगर ये तेजी जारी रही तो 2029 में हमें समय में बदलाव भी करना पड़ सकता है, जैसे लीप सेकेंड हटाना। हालांकि आम जिंदगी में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की दुनिया में ये छोटा सा बदलाव बड़ा असर डाल सकता है। तो तैयार रहिए, शायद इस जुलाई या अगस्त में पृथ्वी हमें समय की एक नई कहानी सुनाए। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।